अस्सलाम वालेकुम। जी, आज जो मेरा टॉपिक है वो है जिगर की बीमारी, क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ जिसको कहते हैं। अच्छा, क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसका वैसे तो ट्रीटमेंट कोई नहीं है। अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 की अगर क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट करने में बहुत मुश्किल होती है, और इसका जो अल्टीमेटली हल है वो है लिवर ट्रांसप्लांट। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन तक पहुंचाने वाली बीमारियां कौन सी हैं, और इस दौरान हमें ख़ुराक कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, और इसका टेस्ट क्या है, हमें पता कैसे लगेगा कि ये हमें जिगर का मसला शुरू हो चुका है। तो उस पर आज मैं बात करूँगा। क्रॉनिक लीवर डिजीज़ जो है ये बेसिकली सिरोसिस ऑफ लीवर को भी कहते हैं, फाइब्रोसिस ऑफ लीवर को भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि हमारे जो लीवर के सेल हैं वो टूटते और बनते हैं। जब बार बार टूटने और बनने से वो उसके अंदर क्या होता है, एक स्कार टिश्यू बन जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको रोड पे गिरते हैं, रोड पे आपको अगर फ्रिक्शन होती है कि वहाँ पे कोई आपको चोट लगती है, तो फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से आपके यहाँ पे एक टिश्यू जल जाता है। ठीक है, जब वो टिश्यू आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आने लगता है तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का, या कहीं पे भी जहाँ चोट लगती है वहाँ पे ब्लैक कलर का स्कार बन जाता है। ठीक है, तो वो जो स्कार, जो खरंड होता है, उस खरंड का उसी तरह का लीवर के अंदर एक स्कार टिश्यू बन जाता है। ठीक है, वो स्कार टिश्यू बाद में फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे सारी स्कारिंग हो जाती है। अब जो असल टिश्यू है उसकी जो वर्किंग है वो ज़्यादा है, और स्कार टिश्यू है वो तकरीबन ना होने के बराबर, और इस तरह जो है हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं। इसमें जो पाकिस्तान में लोग छुप के करते हैं ये काम, और दुनिया में तो खुलेआम हो रहा है। मैं एक बात कर रहा हूँ अल्कोहलिक अब्यूज़ की। ये जो शराब पीते हैं लोग, ये शराब जो है ये हमारे जिगर के अंदर जाकर इस तरह की स्कारिंग करती है, जिसकी वजह से एट द एंड जो है पेशेंट वो क्रॉनिक लीवर डिजीज़ का शिकार हो जाता है। अब अल्कोहलिक यूज़, इसके अलावा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी। ए जो है वो इतना सीवियर नहीं है, वो लीवर पर इतना इफेक्ट नहीं करता। ज़्यादा जो मसला करता है वो हेपेटाइटिस बी और सी करता है, जो बाद में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है, कैंसर कर देता है। हेपेटाइटिस ए और बी से, हेपेटाइटिस ए से कैंसर नहीं होता, हेपेटाइटिस बी और सी से चांस है कि कैंसर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हेपेटाइटिस हो गया, अल्कोहल हो गया। तीसरी जो इसकी कॉज है जो ज़्यादा बच्चों में होती है वो है विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ क्या है? विल्सन डिजीज़ इसमें ये होता है कि कॉपर जो है, कॉपर एक हमारा एलिमेंट है, ये अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है लीवर के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉनिक लीवर डिजीज़ का बच्चे शिकार हो जाते हैं। सेरुलोप्लाज्मिन एक इसका मेजरिंग लेवल है, हम उससे देखते हैं कि वो हमारे ब्लड में कितना है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जैसे हीमोक्रोमेटोसिस है, जिसके अंदर आयरन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ और जेनेटिक डिजीज़ हैं, बर्ड कैरी सिंड्रोम है, काफ़ी सारी इस तरह के मसले। जो कॉमन है वो मैंने आपको बता दिया कि अल्कोहलिक, हेपेटाइटिस और विल्सन डिजीज़। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसकी वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे और बड़े जो है वो क्रॉनिक लीवर डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं। इसकी इलामात क्या हैं? इसकी इलामात ये हैं कि पेशेंट का रंग पीला होना शुरू हो जाएगा। उसका ये जो स्क्लेरा है, ये जो हमारी वाइट है, अंदर जो हमारा वाइट है आंखों के अंदर, ये जो है पीला होना शुरू हो जाता है, रंग बहुत पीला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा पेट में दर्द होता है, कब्ज़ रहती है, और पखाना जो है वो पीले रंग का आता है या काला आता है। इसके अलावा छोटा पेशाब पीला आता है, जल के आता है, और बॉडी में इसका एक और जो बड़ा अहम सिम्टम है कि बॉडी में बहुत सवेयर किस्म की ख़ारिश होती है। ठीक है, अच्छा, इचिंग जो है वो हर वक्त एलर्जी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप अल्कोहलिक यूज़र हैं, या आप किसी पहले हेपेटाइटिस का शिकार, किसी वायरल उसका शिकार हो चुके हैं, तो हो सकता है कि अब आपको जो ख़ारिश हो रही है वो जिगर की बीमारी की वजह से हो रही है। ठीक है, इसका आपने टेस्ट क्या कराना है? टेस्ट आपने इसका कराना है कि आप वायरल मार्कर कराएंगे, अपने सारे हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी ये कराएंगे आप बाय एलाइज़ा। ठीक है, आप जो है वो लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, जिसमें SGOT, SGPT,
ये आ जाता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज कराएंगे, ठीक है। एल्बुमिन लेवल कराएंगे, ठीक है। इसमें ये सारे लेवल जो हैं ये इंक्रीज होंगे, बिलीरुबिन बढ़ा होगा, SGOT SGPT मार्कली इंक्रीज होंगे, और आपको साथ ही पेशेंट के आप जैसे ही सिम्टम्स देखेंगे इस तरह के इलामात भी उसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। अब आपने इस दौरान करना क्या है, इस दौरान करना ये है कि पेशेंट को डाइट बैलेंस देनी है और उसके सिम्टम्स को ट्रीट करना है, ठीक है। डाइट बैलेंस में आ जाता है कि आपने उसको लेमन जूसेस, ऑरेंजेस, फ़िश, ये चीज़ें देनी है, और जो चीज़ें उसको नहीं देनी उसमें आपने उसको शुगर नहीं देनी, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं देनी, तली हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं देनी, फ़िश आपने ग्रिल्ड देनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने उसको पेशेंट को जो है वो फैटी फूड्स नहीं देने ज़्यादा, ठीक है। इन चीज़ों से आपने पेशेंट को अवॉइड कराना है। जितना ज़्यादा हो सके सब्जियों का इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल कम करें, आप डाइट को अपना बैलेंस करें, फ्रूट्स इस्तेमाल करें और वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि आपका पेशेंट जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो लीवर डैमेज की तरफ ना जाए, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसका ये है कि आपने इसके सिम्टम्स को ट्रीट करना होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव कर दें, उसकी जो जो भी उसके साथ साथ मसले आ रहे हैं वो देखेंगे, और साथ उसको डाइटरी बैलेंस के साथ ठीक करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का प्रॉपरली कोई क्योर नहीं है। मैं ये कहूँ कि इसको ये ट्रीटमेंट दे दें, ये ट्रीटमेंट दे दें, ये ट्रीटमेंट दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, और एट द एंड अगर तो वो रुक जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है हमें एट द एंड लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना ही पड़ता है। और वैसे भी अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 की अगर एन्केफेलोपैथी हो जाए, इसमें ये होता है कि पेशेंट जो है वो नशे में चला जाता है, ड्राउजी हो जाता है, उसको पता नहीं होता कि वो क्या बात कर रहा है। तो उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि पेशेंट जो है वो हिपैटिक एन्केफेलोपैथी में चला गया, हिपैटिक एन्कैफ में चला गया, तो हम उसको उस तरह जो है वो उससे बाहर निकालते हैं, और एट द एंड जो है हमें वो लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। जो आप लोगों ने ख्याल करना है वो ये करना है कि आप लोग अपने आप को हेपेटाइटिस से बचाएं। हेपेटाइटिस से आप कैसे बचा सकते हैं? हेपेटाइटिस से आप इस तरह बचा सकते हैं कि आप अपनी हाइजीन में जिस हद तक हो सकता है ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर किसी आम पब्लिक के गिलास में पानी ना पिएं, गिलास उनके बर्तन यूज़ ना करें। इस तरह गन्ने वाली दुकान पे जो गन्ने की रो बिकती है वहाँ पे इसका लीडिंग कॉज है हेपेटाइटिस ए की। वहाँ पे आप जाके उन्हीं की मल्टीपल लोग आते हैं वहाँ गिलास पीते, उसी गिलास में जो जूस पीते हैं। आप अपना डिस्पोजेबल गिलास यूज़ करें। इसके अलावा आप कहीं इंजेक्शन लगवा रहे हैं कहीं पे, तो आप चेक कर लें कि क्या ये इंजेक्शन नए हैं, पुराने तो नहीं हैं। अगर आप कटिंग कराने जा रहे हैं तो सीजर्स का और वो जो ब्लेड्स हैं उनका बहुत ख्याल रखें। उससे जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है, और अगर इसका बर वक्त इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। दूसरा, अगर आप खुदा न खास्ता अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं खुले आम या छुप के, तो ये इस्लाम में भी हराम है, और आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है इससे जान छुड़ाएं अपनी। क्योंकि अल्कोहल जो है वो इंसान को एक तो निढाल कर देती है, ना सिर्फ ये हमारे जिगर को डैमेज करती है बल्कि साथ साथ हमारे किडनीज़ को भी और बाकी ऑर्गन्स को भी किसी न किसी हद तक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आप जो है अल्कोहलिक यूज़ छोड़ दें। आप लोग हेपेटाइटिस से अपने आप को बचाएं, और बच्चों को जो है वो पेंसिल के सिक्के खाने से, मिट्टी खाने से बचाएं, क्योंकि ये जो है वो विल्सन डिजीज़ का बाइस बन सकती है, ठीक है। अगर आपके बच्चे में ऐसा कोई मसला है तो आप कॉपर का लेवल अपने बच्चे की बॉडी में ज़रूर चेक करवाएं। कोई और सवाल अगर आप इस टॉपिक में पूछना चाहते हैं या इससे हट के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको प्रायोरिटी बेस पे जवाब दूँ। थैंक यू।